सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। और जय भीम साहब। जय भीम सर। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय भीम। तो आज हम आपका परिचय जो करवाने जा रहे हैं आयुष्मान धम्मरतन सोमकोर साहब से। और धम्मरतन सोमकोर साहब भारतीय बौद्ध महासभा के रिपोर्टिंग ट्रस्टी है। इसके अलावा आप राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी हैं। तो आज हम साहब से जो चर्चा करने वाले हैं वो धम्म को लेके ही करेंगे और भारतीय बौद्ध महासभा को लेके करेंगे जी। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि भारतीय बौद्ध महासभा की तथागत के द्वारा उपदेशित धम्म के प्रचार प्रसार में क्या भूमिका है? जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका अच्छा सवाल रहा है और बुद्ध धम्म के प्रसार प्रसार से तो आप भी बहुत अच्छे वाकिफ़ है। आप भी एक लेखक है। संस्था से रिलेटेड जो चीज़ें हैं मैं आपके सामने ज़रूर प्रस्तुत करूँगा। ये समय जो है अभी वर्तमान में जो चल रहा है वर्षावास का समय है और आषाढ़ पूर्णिमा से लेके आषाढ़ पूर्णिमा जिसे गुरु पूर्णिमा भी कहा गया है और ये बुद्ध काल से शुरू हुई है। बौद्ध धर्म में इस पूर्णिमा का भी बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि इसी दिन तथागत गौतम बुद्ध ने अपने धम्म का प्रसार पहला उपदेश दिया था, प्रसार शुरुआत की थी। इस दिन को विश्व स्तर पर बुद्ध धम्म का स्थापना दिवस भी माना गया है। इतना ही नहीं बल्कि बुद्ध धम्म के जो त्रिरत्न हैं तो त्रिरत्न का स्थापना दिवस भी माना गया है। इस दिवस के पहले बुद्ध धम्म के दो ही रत्न चलते थे, बुद्ध एवं उनका धम्म। लेकिन जिस दिन से तथागत बुद्ध ने धम्म का प्रथम उपदेश दिया, इसी दिन से तथागत बुद्ध का जो पांच इनके साथी थे, पांच शिष्य थे, उनको जो प्रथम उपदेश दिया, उसी दिन से बुद्ध धम्म का जो संघ है, बुद्ध का संघ, वो भी तैयार हुआ। इसलिए बुद्ध धम्म और संघ ये तीनों रत्न शुरू हुए और ये जो हमारा 3 माह का जो पीरियड है तथागत बुद्ध के समय से ही वर्षावास हुआ करता था और ये तीनों माह में तथागत बुद्ध ने स्वयं धम्म का उपदेश दिया। अपने भिक्षु शिष्य को भी उपदेशित किया कि आप भी, चूँकि इस समय नदी नालों में पानी होता है, खेतों में फसलें होती है, तो आप ऐसे समय में जाके रास्ते में कोई अनहोनी आपके साथ ना हो, इसलिए आप बौद्ध विहारों में निवास करके धम्म का प्रसार करें। और जो दूसरा स्तंभ है धम्म दीक्षा का, उपासक, उनके लिए भी बुद्ध के निर्देश थे कि आप इस समय अपने धम्म का श्रवण करें, सही धम्म का श्रवण करें। यह धम्म श्रवण का बहुत अच्छा समय है। तो इसी प्रकार से बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भी उनके जो जितने मध्य प्रदेश लेवल पे या इंडिया लेवल पे जितने विहार है, उन सारे विहारों में वर्षावास जो आपके भिक्षु संघ, अपने इंडिया में 2 भिक्षु संघ है, अखिल भारतीय भिक्षु संघ और अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ। तो इन संघों से जो अधिकृत भिक्षु लोग आते हैं तो उनका वर्षावास 3 माह का वर्षावास रखा जाता है। जैसे अभी भोपाल स्तर पे करुणा बुद्ध विहार है, आम्रपाली बुद्ध विहार है, बुद्धिस्ट सोसाइटी के अभी सनखेड़े में बुद्ध विहार है और भी जगह उज्जैन, इंदौर, दतिया, इन सारी जगहों पे संस्था के द्वारा भिक्षु संघ के अधिकृत भिक्षुओं को बुलाकर वर्षावास के दौरान वर्षावास प्रारंभ कराया है और तथागत बुद्ध के धम्म का श्रवण भी लोग नियमित रूप से कर रहे हैं। संस्था उस पर वाज भी करती है कि सही उपदेश लोगों में जाए और जो गांव के लोग भी है हमारे, आजकल तो वैसे तथागत धम्म के सब गाँव ही नहीं, पूरे विश्व में भी इनकी चर्चा है। विश्व स्तर पर भी धम्म प्रसार का काम बहुत ज़ोरों शोरों से हो रहा है। लेकिन जो हमारे निचले तबके के लोग हैं, अपने जीवन को कैसा उन्नतशील बनाए, अपने जीवन को कैसा सुखी बनाए, ये मार्ग तथागत बुद्ध का संस्था द्वारा सभी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है और बुद्धिस्ट सोसाइटी इस मामले के लिए बाध्य है
और अपना कार्य सुचारू रूप से कर रही है। तो मैं दूसरा प्रश्न आपसे ये जानना चाह रहा था कि ये जो संस्था है जी इसके जो संस्थापक है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं। जी तो बाबा साहब ने जो भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की, जी तो स्थापना की तो इसके लिए उन्होंने क्या दिशा निर्देश दिए, मतलब संस्था के पदाधिकारियों के लिए और बुद्धिस्ट जनता के लिए? जी जैसे बुद्धिस्ट सोसाइटी का स्थापना देखेंगे तो हम भारतवासी के लिए बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल भी है और एक महत्वपूर्ण स्तंभ भी है। आपको ध्यान होगा 26 नवंबर 1949 को जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान तैयार करके भारतीय संविधान सभा में संविधान भेंट किया, उसी समय उनसे रहा नहीं गया तो संविधान सभा में उनने कहा भी कि ये जो अपन संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू करने वाले हैं, उस दिन से भारत की जनता को एक राजनीतिक अधिकार तो मिल गया। सारे लोगों को, चाहे एक छोटा गरीब मजदूर हो, चाहे एक करोड़पति भी हो, तो भी उसका वोट एक ही गिना जाएगा, मतलब एक समानता का अधिकार तो प्राप्त हुआ। लेकिन सामाजिक और आर्थिक विषमता फिर भी रह गई। जब तक इस विषय पे काम नहीं होगा तब तक हमारे देश का सर्वांगीण विकास नहीं होगा, और यदि इस विषमता के लोग जो परेशान हो जाएंगे तो आपका एक लोकतांत्रिक प्रजातंत्र भी है, इसको भी उखाड़ने की वो कोशिश करेंगे। इसीलिए समानता स्थापित करने के लिए आपको इस दिशा में कार्य करना होगा, ऐसे राष्ट्र को संदेश दिया था बाबा साहब ने, और खुद भी प्रिपेयर किया था कि मेरे को भी इस दिशा में काम करना है, तब मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने स्टडी की, तथागत बुद्ध के समय से देख लीजिए, मतलब अपने भारतवर्ष में तो ये इतिहास रहा है, बुद्ध धम्म को नायनाट करने के लिए आर्य समाज और ये ब्राह्मणी समाज का बहुत बड़ा हाथ रहा है। बुद्ध के बाद बुद्ध को भी मारने की कोशिश की गई, और बुद्ध के बाद भी जो उनके सम्राट अशोक जो थे, तथागत बुद्ध का धम्म जिन्होंने पूरे विश्व में फैलाया था, उनको भी ब्राह्मणी समाज द्वारा मारने की कोशिश की गई। उसके बाद उनके पौत्र बृहदत्त, इतना ही नहीं बल्कि हमारे भिक्षुओं को खुलेआम कत्ल कराया गया, और जितने भी महापुरुषों ने बुद्ध धम्म का प्रसार करने का प्रयास किया, मतलब जितने भी संत हो गए, उन्होंने भी अपने अपने भाषा में बुद्ध के लाइनअप करने की कोशिश की, प्रसार करने की कोशिश की, तो इन्हें भी इस समाज द्वारा एक मारने की कोशिश की गई, या कई हमारे संतों को मौत के घाट भी उतार दिया गया था। ये सारी स्थिति बाबा साहब ने ध्यान में रखते हुए कि ये इतना बड़ा मैं जो कदम उठाने जा रहा हूँ, ये केवल समानता स्थापित करने के लिए बौद्ध धम्म ही भारत को एक उन्नतशील या एक सही साबित हो सकता है, लेकिन इसके क्या परिणाम होंगे और मुझे क्या क्या कार्य करना होगा, इस पे पूरा उन्होंने गहन चिंतन किया। और उसके बाद से ही 1950 के बाद से जो बाबा साहब के क्रांति का दूसरा भाग शुरू होता है, उसको हम धम्म क्रांति कहते हैं। और तब से उन्होंने पहला एक तो बुद्ध एंड धम्मा का ग्रंथ लिखना शुरू किया 1951 से। फिर दूसरा उन्हें लगा कि एक मिशन स्थापित करके बौद्ध धम्म का प्रसार किया जा सकता है, भारत में बौद्ध धम्म पुनर्स्थापित किया जा सकता है। इसीलिए फिर एक इस संस्था की, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की, उनके दिमाग में रचना आई, और इस संस्था के माध्यम से मैं क्या कर सकता हूँ इंडिया में, इस प्रकार से उनने 11 पॉइंट प्रोग्राम बनाया, 11 उद्देश्य बनाए। 11 उद्देश्यों में बहुत सारी चीज़ें हैं, विदेशों से, भारत देश से लेकर विदेशों में प्रसार करना, यहाँ पे बौद्ध विहारों का निर्माण करना, बौद्ध धम्म के प्रसार के लिए प्रशिक्षक नियुक्त करना, उपासक नियुक्त करना, और इस धर्म का साइंटिफिक विश्लेषण हो, किसी धर्म से कंपैरिजन हो, इसके लिए धम्मशालाएँ होना। इतना ही नहीं तो आपका अनाथालय हो, इस संस्था के हॉस्पिटल्स हो, ताकि एक आपके इंडिया में स्थायी स्ट्रक्चर बने,
आपका पंचशील का ध्वज इन स्ट्रक्चर पे हो और सारे इंडिया में, मतलब जैसे आजकल हम कहते हैं कि बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा हम करेंगे पूरा, तो बाबा साहब का ये मिशन है वास्तविक जो हमको पूरा करना था बुद्धिस्ट सोसाइटी के माध्यम से। इन उद्देश्यों पे काम करके हमारे इंडिया में ऐसे स्ट्रक्चर, पूरे उनके उद्देश्यों पे स्ट्रक्चर स्थापित करके कि हमको ये दिखाना था कि पूरे इंडिया में हमारे स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, रिसर्च सेंटर्स है। तो ये इस दिशा के लिए, मतलब ये कार्य करने के लिए बाबा साहब ने संस्था का एक दिशा निर्देश दिए वाचनालय भी थे। है, वाचनालय भी है, प्रिंटिंग प्रेस है, मतलब बहुत सारी इस प्रकार से उन्हें 11 पॉइंट उद्देश्य बनाए थे। और बाबा साहब की जो पहली काउंसिल थी, एडवाइजरी काउंसिल, जब बाबा साहब 7 सदस्यीय मंडल था, तो उसमें संस्थापक अध्यक्ष रूप में बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे, महासचिव भगवंत सयाजी गायकवाड़, अतिरिक्त सचिव भालचंद के कबीर, अतिरिक्त सचिव काशीराम विश्राम सावतकर, सदस्य में थे डॉक्टर माधवजी मालवनकर, सदस्य में थे CS पिल्लई आर्किटेक्ट थे, और एक और सदस्य थे SD गायकवाड़। इस प्रकार की 7 सदस्यीय बॉडी थी उस समय। और इसमें बहुत अच्छा बाबा साहब ने काम किया। बाबा साहब बुद्ध धम्म के प्रसारक भी रहे जब तक इस बॉडी में रहे। आगे आप देखेंगे तो काठमांडू से जब इंडिया में गए थे, सारनाथ, कुशीनगर, तो बाबा साहब ने खुद बुद्धिस्ट सोसाइटी के नाते प्रसार भी किया। आपका 1956 का जो अटेंड किया था वर्ल्ड बुद्धिस्ट फेलोशिप, वो भी बुद्धिस्ट सोसाइटी के अध्यक्ष नाते अटेंड किया था। मतलब अच्छे प्रसारक बाबा साहब बने थे। तो ये एक उद्देश्य बाबा साहब का बहुत बड़ा था कि एक इंडिया में बौद्ध धर्म कैसा पुनर्स्थापित हो सकता है। इन्होंने जो भारतीय बौद्ध महासभा के साथ में जो जुड़े हुए पदाधिकारी हैं या कार्यकर्ता, उनके लिए क्या दिशा निर्देश दिए थे बाबा साहब ने कि किस प्रकार से संस्था को चलाना है, किस प्रकार से करना है? जी, मेन तो उनका ये था कि ये उद्देश्य पे काम करना है, आपको स्थायी स्ट्रक्चर बनाना है। बाबा साहब के निधन के बाद उनके पुत्र यशवंतराव अम्बेडकर ये संस्था के अध्यक्ष रहे। मतलब आज की स्थिति में देखे जाएंगे तो बाबा साहब की स्थापना के बाद 4 काउंसिल बनी। पहली काउंसिल बाबा साहब की, और जो 2 काउंसिल थी वो 2 काउंसिल इनके अध्यक्षता में रही। YB अम्बेडकर, भैया साहब बोलते थे अपन उनको। अच्छा। तो दोनों बार में वो अध्यक्ष रहे। 11 सदस्य रहे इनके काउंसिल में। 17 सितंबर 1977 को जब इनका निधन होता है भैया साहब अम्बेडकर का, उस समय से लेके 1981 तक ये पीरियड थोड़ा डिस्प्यूटेड रहा, क्योंकि उस समय मीरा ताई जी को समाज ने अध्यक्ष बनाया था। अब वो सरकारी कुछ कायदे होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो 2-3 साल बाद ये मीरा ताई जी को पता चला कि आप संस्था की ट्रस्टी नहीं है या रेगुलर सदस्य नहीं है, या इसमें प्रोसीडिंग की जाती है, उसके माध्यम से आपका नाम आना चाहिए। तो उसमें वो प्रॉपर कोई स्कीम सबमिट नहीं कर पाए। तो 4 साल का हमारा ये पीरियड बड़ा लैग पीरियड रहा। फिर संस्था ने स्कीम प्रस्तुत की, तो स्कीम में जुलाई 81 से स्कीम लागू हुई, जो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ परिवर्तन किया, और उस स्कीम में आपके फिर 7 सदस्य बने, जिसमें मीरा ताई जी नहीं थी, जिसमें शंकरानंद शास्त्री दिल्ली से, अशोक मुकुंदराव अम्बेडकर मुंबई से, SV रामटेके नागपुर महाराष्ट्र से, DD बाविस्कर मुंबई से, डॉक्टर PG ज्योतिकर अहमदाबाद से, और KC सौगात आगरा से, और KT अहिरे मुंबई से। ऐसे 7 लोगों की ये 1981 से, जुलाई 1981 से ये स्कीम चल रही थी। इसके बाद आज की तारीख में कोई भी ट्रस्टी जीवित नहीं है। अभी लास्ट दिसंबर में पिछले साल एकमात्र ट्रस्टी जो संस्था के थे ज्योतिकर जी, उनका भी निधन हो गया है। तो और इस बीच संस्था के काफ़ी न्यायालयों में प्रकरण भी चलते रहे। मीरा ताई जी और संस्था के बीच में वाद विवाद चलते रहे। कोर्ट ने उसको क्लियर भी किया। आखिर ये जो जुलाई 1981 की स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्य किया कि इसी स्कीम के तहत आप कार्य करें। तो इसमें जो बाबा साहब द्वारा जो निर्देश दिए थे, तो संस्था का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जो
संस्था का तो ठीक है, जो समाज का, बुद्धिस्ट समाज का, जो बाबा साहब की परिकल्पना थी, बाबा साहब ने इतनी दिव्य दृष्टि रख के ये संस्था बनाई थी, उस संस्था में ना के बराबर काम हुआ। क्योंकि जैसे अभी मुझे मौका मिला सेंट्रल कमेटी में जाने का, मैं रिपोर्टिंग ट्रस्टी भी हूँ और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी हूँ, तो बाबा साहब के उस उद्देश्य को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि बाबा साहब ने बहुत ही सोच समझ के ये संस्था बनाई थी। एक आधार स्तंभ स्थापित होगा, ये बाबा साहब का एक उद्देश्य था उस समय का। तो ये संस्था भारतीय बौद्धों के लिए बहुत बड़ी संस्था है। लेकिन ये जो समय जो संस्था ने गंवाया या किसी कारण से भी ये जो समय खराब हुआ, ये हमारे बुद्धिस्ट समाज के लिए एक बहुत ही लैग पीरियड रहा है। लेकिन इसके बाद भी अभी सारे लोग एक साथ हो जाए, संस्था का काम करे, तो अभी भी वो दिन दूर नहीं है। जिस प्रकार से बाबा साहब चाहते थे कि बौद्ध धम्म स्थापित करना इंडिया में, केवल ऐसा बौद्धमय बनाने का उनका एक सीधा सीधा होता कि आप इन पूरे उद्देश्यों पे काम करो, निश्चित तौर पे आपके इंडिया में जैसा सम्राट अशोक के समय बौद्ध धर्म था उस प्रकार से बौद्ध धर्म स्थापित होगा। उनके समय शिलालेख थे, आज भी शिलालेख है। तो इनका भी ऐसा कहना था कि आप स्ट्रक्चर बनाओ, वाचनालय खोलो, आप हॉस्पिटल्स बनाओ, आप स्कूल खोलो, अनाथालय खोलो। तो ये स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको उसमें लिखा रहेगा बुद्धिस्ट सोसाइटी द्वारा संचालित, पूरी इंडिया में आपका पंचशील का झंडा होगा, सारे शहरों में और पूरे राज्यों के लिए, मतलब इंडिया लेवल पे वो काम कर रही थी। तो कम से कम भारत देश में इस प्रकार की संस्था होगी तो जो ओबीसी और ये जो ब्राह्मण समाज है ये भी आपके साथ सबसे आखिरी में आएंगे, लेकिन ये भी आपके साथ में आएंगे। जिस प्रकार से बुद्ध के साथ गए थे ब्राह्मणी समाज भी, तो ये भी आपके साथ आएगा, ये उनका निश्चित। अभी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वर्तमान के अंदर में भारतीय बौद्ध महासभा की क्या स्थिति है कि संगठन को लेके, और कई लोग इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने आप को घोषित कर देते हैं, कोई मतलब कोई भी बोलता है कि मैं भारतीय बौद्ध महासभा का पदाधिकारी हूँ, कोई भी जिसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ नॉलेज भी नहीं है कभी। तो ये जो संस्था के नाम का भी कुछ लोग दुरुपयोग करते हैं, कुछ लोग सदुपयोग भी करते हैं। जी जी जी। तो इसमें संस्था का वास्तविक क्या मतलब अभी वर्तमान स्थिति है पदाधिकारी को लेके, संस्था को लेके? और आज के तारीख में वैसे टू बी फ्रैंक, क्योंकि अभी ये वर्षावास का समय है और सभी लोगों को धम्म या संस्था के मामले में सही बताने का ही समय है। बराबर। तो गवर्नमेंट लेवल पे बुद्धिस्ट सोसाइटी का कोई भी ट्रस्टी आज की तारीख में अधिकृत नहीं है, कोई भी अध्यक्ष अधिकृत नहीं है। जब से डॉक्टर पीजी ज्योतिकर जी का देहांत हुआ, मतलब ही वाज ओनली वन पर्सन हु वाज द ट्रस्टी चेयरमैन ऑफ दिस सोसाइटी। तो उनके निधन के बाद में गवर्नमेंट के पास में वैसे अध्यक्ष रूप में काम कर रहे हैं माननीय चंद्रबोधी पाटिल जी, भी काम कर रहे हैं। राजरत्न भी अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मानते हैं, काम कर रहे हैं, उनका भी मैं बताता हूँ आपको। लेकिन जो गवर्नमेंट से नियुक्ति होती है ट्रस्टियों की, गवर्नमेंट के पास में नियुक्ति आज के तारीख में इस संस्था के दो पार्ट है। एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टी होता है, 7 ट्रस्टी का बोर्ड बनेगा, तो ये सारे लोग गवर्नमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। मतलब गवर्नमेंट के साथ क्या कन्वर्सेशन करना है, क्या स्कीम पास करना है, क्या गवर्नमेंट को मांग रखनी है या बुद्धिस्ट समाज के लिए क्या कार्य करना है, वो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी तय करता है। उसके बाद ये बोर्ड ऑफ ट्रस्टी सारे प्रदेशों में अपने प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव और सारी कार्यकारिणी का गठन करते हैं। और उसमें हो सकता है मतलब ट्रस्टी से भी कुछ लोग लिए जाते हैं या फिर इंडिपेंडेंट स्टेट वाइज। और लगभग 22 स्टेट में संस्था का पूरा ढांचा स्थापित भी है। हर गांव तक भारतीय बौद्ध महासभा की शाखाएं भी हैं और काम किया जाए तो बहुत बड़ी संस्था आज के तारीख में इंडिया में साबित हो सकती है। तो अब ये गवर्नमेंट के पास में मतलब जो इनके लॉज है, मेरे पास इस स्कीम की कॉपी भी रखी है, ये अप्रूव्ड स्कीम भी है। तो इसके अंतर्गत जो कॉज दिए स्कीम के गवर्नमेंट के, उनका ये कहना है कि आपका ट्रस्टी के देहांत के बाद 3 माह के अंदर किसी भी ट्रस्टी की नियुक्ति होना चाहिए। ठीक। तो ही विल बी द रिस्पॉन्सिबल, मतलब वो आपका संस्था का करस्पॉन्डेंस करने के लिए गवर्नमेंट के साथ में रिस्पॉन्सिबल रहेगा। अब क्या हुआ इसी बीच में, यदि कोई ट्रस्टी मतलब असमर्थ है संस्था चलाने के लिए,
तो एक सर्वाइविंग ट्रस्टी भी नियुक्त कर सकता है संस्था के कॉज 9 के हिसाब से। तो डॉक्टर पीजी ज्योतिगर जी द्वारा आदरणीय चंद्रबोधी पाटिल जी को संस्था का सर्वाइविंग ट्रस्टी, चूँकि मैं ज़्यादा घूम फिर नहीं सकता, संस्था का काम नहीं कर सकता, इसलिए मैं इन्हें सर्वाइविंग ट्रस्टी के रूप में नियुक्त करता हूँ। चंद्रबोधी पाटिल जी को उन्होंने सर्वाइविंग ट्रस्टी नियुक्त किया था। ये कोरोना काल के कारण उनकी तबीयत खराब होने से चंद्रबोधी पाटिल जी एडमिट भी रहे। वो 3 माह के अंदर जो गवर्नमेंट को धर्मदायिक बोलते हैं, चैरिटी कमिश्नर, उनको सारी चीज़ सबमिट करनी थी 3 माह के अंदर। तो चूँकि उनकी कोरोना कारण तबीयत खराब होने से ये रिकॉर्ड धर्मदायिक के पास नहीं पहुंच पाया, लेकिन उन्होंने उनसे एक परमिशन ले ली थी कि साहब हम सांची में एक बैठक आयोजित कर रहे हैं। चूँकि अभी कोई ट्रस्टी नहीं है, सारे ट्रस्टियों के नियुक्तियाँ पेंडिंग है, इसलिए एक जनरल बॉडी मीटिंग जो होती है वो सर्वसर्वा होती है ऐसे केस में। तो सारे प्रदेशों की मीटिंग सांची में लेके हम ये निर्णय करना चाहते, तो ऐसा उन्होंने एक आवेदन वहाँ लगाया हमारे शिव जी। तो वो 3 माह के अंदर वो कार्यवाही हुई। फिर आपका 21 जनवरी 2021 को सांची में पूरे प्रदेश के लोगों को बुलाया गया और उसमें सारा संस्था का ट्रस्टी जो पेंडेंसी थी वो चीज़ तय की गई, नई स्कीम बनाई गई और 22 राज्यों के प्रदेशों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ये सारी चीज़ तैयार हुई। तो आज के तारीख में वो सबमिट हो गई धर्मदायिक को, लेकिन उसमें उनकी नियुक्ति पत्र जारी होना है। तो कायदे से हम चंद्रबोधी पाटिल जी को समाज वाले एक राष्ट्रीय अध्यक्ष रूप में स्वीकार कर रहे हैं, संस्था के लोग भी उन्हें स्वीकार कर रहे हैं। इसी बीच क्या हुआ, एक अपन संस्था चलाने के लिए किसी वकील को, एडवोकेट को पावर ऑफ अटर्नी देते, इसी प्रकार से डॉक्टर पीजी ज्योतिकर जी ने एक पावर ऑफ अटर्नी वकील को दी थी कि आपको संस्था की तरफ से रिप्रेजेंट करना है। तो उन्होंने उस पावर ऑफ अटर्नी का गलत उपयोग करके संस्था के ऊपर अपना आधिपत्य जमा लिया कि हम इस संस्था के ट्रस्टी चेयरमैन है करके। तो ये थोड़ा सा एक वाद विवाद उत्पन्न हो गया। इसके पहले भी एक राजरत्न जी द्वारा उनके फादर दिवंगत अशोक मुकुंदराव अम्बेडकर जी भी संस्था के ट्रस्टी रहे हैं, बाद में रिजाइन कर दिया था उनने। तो उसी पीरियड का उनका एक पत्र है, तो उनने धर्मदायिक में लगाया कि इनको ट्रस्टी बनाने के लिए और कुछ अपनी चेंज रिपोर्ट सबमिट की थी। तो संस्था ने वो कागज़ भी प्रोड्यूस किए कि उस समय उनका रिजाइन हो गया था या जो भी स्थितियाँ थी, धर्मदायिक ने उनका आवेदन रिजेक्ट किया। मेरे पास में उनका आवेदन रखा हुआ है, रिजेक्ट किया हुआ। उसके बाद वे वहाँ कोर्ट में केस लगाया उन्होंने, तो अपील की। तो वो एक उनका वो चल रही है, स्टे ले आया उस कार्यवाही पे, नहीं तो उसी समय ट्रस्टियों की नियुक्ति हो जाती। तो इस प्रकार से ये सारे वाद विवादों में घेरने से जो बाबा साहब के मुख्य जो सिद्धांत है इस संस्था को बनाने के लिए वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं आज के समय भी जितने भी हमारे संस्था वाले लोग हैं उनसे भी अपील करता हूँ, जितने भी अलग अलग ग्रुप में काम कर रहे हैं, एक जगह बैठ के और इस संस्था जो बाबा साहब की एक आधार स्तंभ बोल के बाबा साहब ने संस्था को स्थापित किया था, ये संस्था में उनके उद्देश्यों पे काम करे। हमारे समाज को इस संस्था के माध्यम से जो फ़ायदे होने थे वह उसके तरफ काम करे। गवर्नमेंट से जो हमें क्योंकि अभी अल्पसंख्यक आयोग जो है इसमें हमारे बुद्ध विहार के रिनोवेशन के लिए और हमारे बुद्धिस्ट समाज के लिए जो फंड्स आते हैं, तो अभी नेता लोग तो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी संस्था इतनी पावरफुल हो जाए कि जो हमारे बुद्धिस्ट के लिए जो फंड आता है तो उसको भी हम यूटिलाइज़ कर सके। आज के तारीख में विदेशों से फंड बहुत आता है। बुद्धिस्ट सोसाइटी ने भी इंटरनेशनल लेवल पे चंद्रबोधी पाटिल जी वगैरह हो गए, इनकी टीम ने काफ़ी मेहनत की है, उसमें राजरत्न जी भी गए थे। तो वर्ल्ड लेवल पे तो एक संस्था का एक वो स्थापित करके मदद के लिए कोई गुहार भी की थी और फंड भी आ रहा है, लेकिन संस्था अलग अलग भटके होने से, कोई विधिवत उसका ढांचा नहीं होने से ये फंड गवर्नमेंट को जा रहा है। मतलब आपके टूरिज्म वाले जितने हेरिटेज है बुद्धिस्ट सर्किट के नाम से वो गवर्नमेंट को दिया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी विदेशों में जाके नमो बुद्धाय करके बुद्ध की हिस्ट्री बताते हैं, गवर्नमेंट को भी फंड आ रहा है।
गवर्नमेंट दूसरी एनजीओ के माध्यम से खर्च कर रहा है। जो हमारे संस्था को फंड मिलना चाहिए था, हमारे संस्था के माध्यम से हमारे समाज के कोई हमें जो स्कूल बनाने हैं, जो भी हमारी प्रगति करना है वो हो सकती थी, लेकिन वो अभी नहीं हो पा रही है। तो ये एक संस्था के लिए एक अपना उपलब्धि नहीं है इनकी इसको संस्था की। भविष्य में इसको सुधार किस प्रकार से सुधार करने की ज़रूरत हो सकती महसूस करते हैं आप जी भविष्य में? मतलब देखिए, बाबा साहब का तो जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को परिपूर्ण करने के लिए, क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ आपकी बात सुनने के बाद में जी कि ये संस्था बहुत पावरफुल है। पहली जी। चीज़ कि जिस तरीके से इसको देखा गया, समझा गया कि एक लाइटली लिया गया, मतलब जी जिसको बहुत गहराई से नहीं लिया, मतलब बौद्धिस्ट समाज ने, यहाँ के लोगों ने, जी लेकिन ये बहुत पावरफुल संस्था है जी क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे इसका कनेक्शन है। जी और आप चाहे SC ST OBC के नाम से इंटरनेशनल लेवल पे नहीं जा सकते भारत के अंदर है, लेकिन बौद्ध के नाम से, बुद्धिस्ट के नाम से, बुद्धिस्ट कंट्रियाँ अपने आप में, जैसे कोरिया है, जापान है, जी या अन्य जो चाइना है, या अन्य जो कंट्रीज़ है, जी उस कंट्री तक की पहुंच हो सकती है। और वहाँ से करोड़ों रुपए का डोनेशन भी आता है और सारी चीज़ें, और डोनेशन ही नहीं बल्कि यहाँ का जो मेन पावर है, इनको प्रशिक्षित करके वो वहाँ ले जा सकते ले जा हैं। सकता है। और एक जो भारत का भी जो नाम है वो तथागत बुद्ध के कारण ही है। जी तो तथागत बुद्ध के कारण ही, और बाबा साहब को भी मालूम था कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर हमको अपनी कुछ जगह बनानी है जी और जगह बना के उन्नति करना है, अच्छे संबंध स्थापित करना है, तो उसमें ये संस्था बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। राइट। तो ये बड़ी भूमिका निभाने के लिए यहाँ के जो भारत के जो जिम्मेदार लोग हैं, इनको किस प्रकार से काम करने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। जी ये संस्था प्रदेश लेवल से ले ग्रामीण स्तर तक तो है ही। आपके जिला के अध्यक्ष भी होते हैं, तहसील के अध्यक्ष होते हैं, और ब्लॉक के और गांव के अध्यक्ष भी होते हैं। ये कि संस्था का बहुत बड़ा एक अचीवमेंट समझ लीजिए, बाबा साहब के समय का प्रावधान समझ लीजिए कि आपको बुद्धिस्ट पॉपुलेशन यदि काउंट कराना है, एक तो पॉपुलेशन से होती है, जो पॉपुलेशन गणना होती है तो उसमें आप बौद्ध लिखते हैं तो उसमें बौद्धिस्ट संख्या गिनी जाती है। दूसरा, आपको बुद्धिस्ट सोसाइटी की संख्या, ये संगठन अधिकृत है। यदि आप ईयरली या 10 साल में जो संख्या उनको गवर्नमेंट को देते हैं कि हमारे बुद्धिस्ट पॉपुलेशन इतनी है, तो एक जनगणना में भी एक आधार ये लिया जाता है। तो इसके लिए संस्था द्वारा सदस्यता अभियान चला जाता है। आपके आजीवन सदस्य बनाए जाते हैं, उनकी रिपोर्टिंग पूरी चैरिटी कमीशन को होती है। चैरिटी कमीशन उसका रिकॉर्ड रखता है और गवर्नमेंट को सेंसस के समय बताता है कि अपने इंडिया में जो हमारे पास एथेंटिक संख्या है, बुद्धिस्ट संख्या इतनी है। तो ये बहुत बड़ा एक सराउंडिंग कार्य करने से, और पॉपुलेशन यदि हमारे बुद्धिस्ट पॉपुलेशन बनेगी तो इसके हिसाब से हमारा बजट तय होगा, हमारे प्रतिनिधि तय होंगे। क्योंकि अभी अल्पसंख्यक आयोग में देखते हैं आप, मुस्लिमों का प्रतिशत ज़्यादा है तो उनका चेयरमैन बनता है, हमारा बुद्धिस्ट प्रतिनिधि केवल सदस्य बनता है क्योंकि हमारी संख्या उतनी नहीं है। तो ये बहुत जगह हमें काम आ सकता है। तो संस्था ने जो अभी आदरणीय चंद्रबोधी पाटिल जी के नेतृत्व में संस्था कार्य कर रही है, 5 ट्रस्टियों की नियुक्ति हुई है। अभी तो और भी संगठन दावा कर रहे हैं जैसे आपने बताया, लेकिन मैं उनकी तरफ नहीं जाना चाहता। जो सही सच्चाई है यही सच्चाई है, और आज नहीं कल 2-4 महीने में ये सारी चीज़ पब्लिक के समक्ष आ जाएगी। जब गवर्नमेंट के आपके नियुक्तियां हो जाएंगी, पूरे सील टप्पे उनके लग जाएंगे, तो अपने आप सारी चीज़ अधिकृत हो जाएगी। इस संस्था से मैं आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करता हूँ युवाओं को कि इस संस्था से, क्योंकि आगे वाली जनरेशन के लिए क्या होगा, हम आगे वाली जनरेशन के लिए कुछ छोड़ ही नहीं रहे हैं। क्या स्ट्रक्चर है, क्या बुद्धिस्ट फिलॉसफी है, आगे कैसा उसको बढ़ाना है। तो इस संस्था में जितने नए लोग जुड़ेंगे, यंग लोग जुड़ेंगे, इसको समझेंगे, तो निश्चित तौर पे इंडिया में जैसा बाबा साहब चाहते थे बौद्ध धर्म को पुनर्स्थापित करना, तभी हम कर पाएंगे। क्योंकि अभी जो पुराने लोगों में देखा मैंने बहुत भटकाव है, कभी कभी बहुत प्राउडी भी हो जाते लोग, अहम आ जाता है, कुछ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब ये ओवरऑल कैलकुलेशन में आ रही है कि हमारी धम्म की दिशा भी सही नहीं जा रही है। इसमें बहुत ही कम परसेंटेज लोगों का है जो धम्म के सही दिशा में काम कर रहे हैं, सही दिशा में धम्म समझा रहे हैं। तो इसलिए भी यदि आप जैसे लोग और युवा लोग भी संस्था से जुड़ते हैं और
गवर्नमेंट के पास अपना विधिवत प्रतिनिधित्व करते हैं तो निश्चित तौर पे ये संस्था बाबा साहब के उद्देश्यों पे खरी साबित होगी। नहीं, मुझे अभी याद है कि हम लोग जब बचपन में मान के चलिए कि हम 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में होंगे, तब हमारा ग्रामीण क्षेत्र था, लेकिन भारतीय बौद्ध महासभा के लोग आके बहुत अच्छा उद्बोधन देते थे और उन्हीं के माध्यम से हमारे ग्रामीण एरिया के अंदर में बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ भी आए और बहुत बड़े जन जागृति के काम हुए। मतलब धम्म दीक्षा के कोई पांडुरना के अंदर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लगा था और बड़े बुद्धिस्ट सोसाइटी का बड़ा कार्यक्रम था और वहाँ पे हम लोगों को इंग्लिश न समझ में नहीं आती थी, लेकिन इंग्लिश में स्पीच हो रहे थे और काफ़ी बड़े दूर दूर से लोग टैलेंटेड लोग आए थे। उस समय बैरिस्टर खोबरागड़े वगैरह भी, खोबरागड़े साहब वगैरह। तो देखिए, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मैं जिस ढंग से देखता हूँ, मैं स्टडी करता हूँ, क्योंकि मैं बुद्धिज्म के एक दर्शन शास्त्र का स्टूडेंट होने के कारण और एक लेखक होने के बाद और बुद्धिज्म पर मैंने गहराई से जब रिसर्च करना शुरू किया तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि भारतीय बौद्ध महासभा ये बहुत पावरफुल संस्था है, लेकिन मुझे दुख इस चीज़ का है कि ये पावरफुल संस्था होने के बाद भी ये एक राजनीति की भेंट चढ़ गई और आपसे इसमें उलझ गई और उलझने के बाद केवल पदों तक सीमित हो गई। तो ये बड़ा मतलब भारत की जनता का, जो बाबा साहब का एक बड़ा सपना है कि मैं भारत को बौद्धमय करूँगा, उस सपने को बड़ा आघात लगा। लेकिन अभी हमको जो तथागत कहते हैं कि भाई दुख है तो दुख का कारण है, तो हमारी समस्या तो है, उसका समस्या का कारण है और उसका निदान और निदान का मार्ग है। तो वो निदान का मार्ग ढूंढ के उसको हमको प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो फिर हम बाबा साहब के लिए मतलब कहीं नहीं कहीं हम बाबा साहब के अनुयायी नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। जी। तो आगे जाके मतलब आने वाले समय में भी वर्षावास का समय चल रहा है, बाबा साहब ने कहा था कि हमारा भिक्षुगण है, इनका उद्देश्य में परिवर्तन होना चाहिए, उद्देश्य में परिवर्तन हो। विहारों की स्थापना केवल मूर्तियों तक न हो, बल्कि वो एक ज्ञान के सेंटर बने, बिल्कुल धम्म केंद्र बने। क्योंकि बाबा साहब जिस ढंग से व्यापक दृष्टिकोण रखते थे, है ना, तो मतलब उसमें ही उन्होंने जैसे स्कूल की भी बात की थी, उन्होंने प्रशिक्षण की भी बात की थी, वहाँ पे उन्होंने हॉस्पिटलाइज की बात की थी, अनाथालय की भी बात की थी और सारी, जैसे कि आपने अभी बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई है और मैं उससे मुझे समझ में आ रहा है बहुत सारी चीज़ें। तो जो बाबा साहब वेल एजुकेशन वाला स्ट्रक्चर खड़ा करना चाह रहे थे, तो वो कार्य केवल अभी सामाजिक काम से हो रहा है और केवल सामाजिक काम से केवल कैडर कैंप लगते हैं या कोई प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बन रहा। हमारे स्कूल नहीं बने हैं, जैसे कि क्रिश्चियन के स्कूल बने। बाबा साहब ऐसी भूमिका रखते थे कि क्रिश्चियन के स्कूल जैसे हमारे स्कूल बनने चाहिए, बुद्धिस्ट देशों से हमको संपर्क में आना चाहिए। तो एक बड़ा भारतीय बौद्ध महासभा के एक बहुत बड़ा मतलब ये जिम्मेदारी वाला काम है। केवल ये इतना नहीं है कि भाई वो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या ट्रस्टी, उतना काम नहीं है, ये एक समाज के लिए बहुत बड़ा काम है। तो आप हमारे श्रोताओं को खासतौर से और जो लोग देखेंगे उनके लिए मार्गदर्शन स्वरूप आप ये बताइए कि आगे आने वाले दिनों में किस प्रकार से मतलब आप कार्य करने वाले, क्योंकि आप एक फाउंडर मेंबर जैसे है अभी समाज के लिए, क्योंकि आप एक रिपोर्टिंग ट्रस्टी भी है, कोषाध्यक्ष है और आप एक बहुत अच्छी भूमिका रखते हैं, क्योंकि जिस भी लेवल पे हो, जितने भी लेवल पे हो, लेकिन आपके जो कार्य है जितना भी है, क्योंकि मैं करुणा बुद्ध विहार के भी बहुत सारे कार्यक्रमों में गया हूँ, तो वहाँ पे भी बहुत सारे विद्वान लोग आए, वहाँ पे हमको बौद्ध धम्म काफ़ी अच्छा सीखने को मिला है ना। हालांकि कुछ अलग भी वक्ता है तो उनकी बात हम छोड़ देते, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, मतलब एक संगठित रूप से जिस प्रकार से काम हुए हैं। तो भारतीय बौद्ध महासभा, खासतौर से भारतीय बौद्ध महासभा बुद्ध धम्म को लेके और बाबा साहब के सपने को लेके आगे आने वाले समय में क्या एक्टिविटी करने वाली है, या किस प्रकार से बाकी जो लोग देख रहे हैं इनको किस प्रकार भारतीय बौद्ध महासभा को सपोर्ट करना है या किस प्रकार से कार्य करना है, इसके लिए थोड़ा सा आप मार्गदर्शन करेंगे, मैं आपसे निवेदन करता हूँ। अभी जिस संस्था में हम काम कर रहे हैं, हमारी जो बौद्धों की भारतीय बौद्धों की संस्था है, इसका धर्मदा आयुक्त के वहाँ पे पूरा लिटरेचर और पूरा संस्था का ढांचा अभी जमा हो चुका है। अभी तक अलग अलग ग्रुप अपना अपना दावा कर रहे थे। अभी नागपुर में, मुंबई में हेड ऑफिस है, भोपाल में उप कार्यालय, केंद्रीय उप कार्यालय और करस्पॉन्डेंस एड्रेस का जहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हैं, वहाँ ये पूरा चंद्रबोजी पाटिल जी रहते हैं नरसाड़ रोड पे, वहाँ पे हैं। ये पूरा गवर्नमेंट को, धर्मदा आयुक्त को हमने सबमिट किया है।
संस्था के 5 ट्रस्टी नियुक्त हुए, ये भी धर्मदाय आयुक्त को सबमिट किया है। इसके बाद में अभी पूरा विधिवत संस्था के लेटर हेड छप गए हैं। सबमिट होने के बाद गवर्नमेंट से अभी नियुक्तियाँ नहीं मिली है, लेकिन एक अपना पार्ट पूरा हो गया कि ये गवर्नमेंट के पास में जानकारी चलेगी। अभी हम कोई भी काम करेंगे तो गवर्नमेंट के दायरे में रह के करेंगे। बाकी संगठनों का तो गवर्नमेंट को सूचना भी नहीं की अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने एक विधिवत बॉडी में अपना साक्षी वाले उसमें चुनाव करके जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उसके तहत पूरे निर्णय लेके, तो आज के तारीख में हम लोग कार्य करने के लिए अधिकृत भी है और सक्षमता से कार्य कर रहे हैं। सदस्यता अभियान अभी जिन जिन शाखाओं का कार्यकाल पूरा हो गया है उनके अध्यक्षों की नियुक्तियाँ भी जारी की जा रही है। सेंट्रल कमेटी से अध्यक्ष और महासचिव की नियुक्तियाँ जारी होती है। फिर उनको अपने प्रदेश के सारे पदाधिकारियों को, जितने प्रदेश में जिले हैं, सारे जिलाध्यक्ष को बुला के फिर प्रदेश की बॉडी का गठन करना होता है। फिर वो प्रदेश की बॉडी का गठन करके फिर सेंट्रल कमेटी को सूचित करते हैं और क्या क्या कार्य करना है उस प्रकार से वो अपनी कार्य योजना बनाते हैं। हमारी कार्य योजना में बहुत सारी चीज़ें हैं। बौद्ध तीर्थ स्थलों का उन्नयन भी करवाना, हमको शासन की मदद भी लेना है। आपके साथ में 1-2 बार मौका भी आया, सारू मारू गए अपन, उज्जैनी गए, तो ये भी संस्था के उसमें शामिल है। तो ये पूरा हमारा जब स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा तो जिस जिस प्रदेशों में जो आपके बुद्धिस्ट के मोनिस्ट्रीज है उसके डेवलपमेंट के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए भी हमारी संस्था प्रतिबद्ध है। मध्य प्रदेश में तो आप देख ही रहे हैं, और जहाँ जहाँ भी है पूरी संस्था इस प्रकार से काम करती है। तो इसी प्रकार से मेरा ये नए लोगों का भी, मतलब जितने यंग लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं इस संस्था से जुड़े, इस संस्था का एक एडजॉइनिंग संगठन समता सैनिक दल है, उससे भी जुड़े, क्योंकि जो बाबा साहब ने जो स्ट्रक्चर बनाया था समता सैनिक दल और भारतीय बौद्ध महासभा एडजॉइनिंग कार्य करें, क्योंकि इनमें जो आपका शासन प्रशासन का प्रेशर होता है व्यवस्था के लिए वो नहीं रहेगा। हमारी जो पब्लिक रहेगी फ्री मन से कोई चीज़ सुनेगी। तो ये एक यंग लोगों का जो समता सैनिक दल का ये संस्था को बाउंडेड भी किया है कि आपके जितने प्रोग्राम होंगे उसमें समता सैनिक दल भी रहे। दूसरा, भिक्षु संघ को हम साथ में रखते हैं, अधिकृत भिक्षु संघ। बाबा साहब ने ये जो बौद्ध धर्म पुनर्स्थापना के लिए जो बात कही थी, मुख्य रूप से 2-3 पिलर बनाए थे उन्होंने। एक तो इंडिया में भारत मतलब बौद्ध समाज नहीं होना भारत देश में, ये एक कारण माना था कि हमारा बौद्धों का समाज चाहे बुद्ध के समय हो चाहे सम्राट अशोक के समय हो, बुद्ध का समाज नहीं रहा। ये एक कारण तो बौद्ध समाज स्थापना करना एक बाबा साहब का ये था। दूसरा, हमारा धम्म भिक्षुओं पर भी आधारित है, क्योंकि उपासक से ज़्यादा भिक्षुओं का जो धम्म प्रसार का कार्य होता है ज़्यादा इफेक्टिव होता है। बुद्ध काल से लेके और भी समय तक, काफ़ी समय तक हमारे देश में बौद्ध भिक्षुओं ने अच्छा प्रसार किया है। तो आज के तारीख में या बाबा साहब के समय बाबा साहब का भी ये था कि हमें विधिवत और अच्छा बौद्ध भिक्षु संघ का निर्माण करना है। इस पे अभी कोई काम नहीं हुआ है, लेकिन संस्था को इसके ऊपर भी काम करना है। 2-3 भिक्षु संघ है इंडिया लेवल पे, उन्हें एक साथ जोड़ना है। विधिवत क्या कार्यवाही करना है, क्या धम्म का कैसा उपदेश होता है कि संस्था के साथ मिलके आप धम्म का उपदेश करिए। संस्था उनके जो भी सेवा होगी उनको साधुवाद देती रहेगी और उनको धम्म प्रसार के लिए जो भी एक्सपेंसेस है वो देने के लिए तैयार भी देते भी आ रहे हैं, उनको लाने ले जाने के रुकने की, क्योंकि वो भिक्षु है, उनके पास धन होता नहीं है, तो संस्था उसके लिए भी कार्य करती है। तो ये सब मिलके तीनों मिलके, और फिर तीसरा स्तंभ आपका बुद्धि सोसाइटी का काम करने का है। ये पूरे तीनों मिलके यदि काम करेंगे तो निश्चित तौर पे सक्सेस होंगे। और बाबा साहब का जो एक बहुत बड़ा उद्देश्य था ये सब करने के बाद, उनका सीधा जो गोल था, मतलब भारत देश के लिए जो उनका एक संदेश था, उनका यही था कि मुझे अपने लोगों को शिक्षित तो बनाना ही है, शिक्षित बनाने के साथ साथ में सुशिक्षित बनाना है, ताकि पढ़ के नौकरियाँ ही नहीं करे, उसको समझे, सुशिक्षित बने, और सुशिक्षित बनने के बाद में संस्कारित बने, धम्म के मार्ग पे आए। धम्म जान लिया आपने तो उतने भी से काम नहीं चलेगा, आपको सुसंस्कारित बनना होगा, मतलब धम्म को समझना होगा, प्रसार करना होगा,
और जिस दिन इन तीनों पड़ावों से जो सुसंस्कारित आदमी को राजनीति में आप लाते हैं तो आप अपना स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं, आपके समाज का उद्धार हो सकता है। क्योंकि ये तीनों पड़ाव से जो आदमी हमारा राजनीति में जाएगा वो समाज को कभी नहीं भूलेगा, मतलब वो समाज की उन्नति की ओर जाएगा। ये मतलब बाबा साहब का कम्प्लीटली गोल ये था कि हमें राजनीति में ऐसे लोगों को डालना है जो शिक्षित हो, सुशिक्षित हो, संस्कारित हो और सुसंस्कारित हो। उसके बाद आप उसको राजनीति में ले जाओ, चाहे किसी भी पक्ष से ले जाओ। बाबा साहब के समय बहुत सारी पार्टियाँ हुआ करती थी। किसान स्वतंत्र मजदूर पार्टी भी बाबा साहब ने स्थापित की थी। उसके बाद तो प्रेसिडियम आरपीआई के रूप में किया, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन भी था। तो ये उनका एक उद्देश्य था कि आपको इस प्रकार से गोल करना है तो ही आप भारत देश पे राज कर सकते हैं। बस यही मैं एक संदेश आपके माध्यम से देना चाहता हूँ। हालांकि हमारा काम धम्म के प्रसार का है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ उसमें जुड़ी है, इसलिए मैं ये चीज़ भी अपने वक्तव्य से बताना चाहता हूँ। जय भीम। तो साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय बौद्ध महासभा एक बहुत बड़ा संस्थान है बाबा साहब के द्वारा निर्मित, और इनके पास में दानदाताओं की भी कमी नहीं है। मतलब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट के पास में कितना पैसा होगा अभी जमा हमारा लगभग? अभी जितनी मुझी जानकारी हमारा 18 करोड़ रुपए तो कुछ जमा है। रिश्योर आता है, ये जो संस्था के वाद विवाद चल रहे हैं तो कोर्ट का रिश्योर आता है। संस्था के जितने एसेट्स है, बुद्धिस्ट सोसाइटी मतलब इंडिया की ऐसी पहली संस्था है जिसका गवर्नमेंट के पास में एसेट्स का पूरा रिकॉर्ड है। एसेट्स का बाबा साहब ने स्थापित किया तो बाबा साहब ने शेड्यूल में क्या क्या प्रॉपर्टी थी, बुद्ध भूषण प्रिंटिंग प्रेस से लेके उस समय स्थापित की। फिर भैया साहब रहे, उन्होंने जो एड की, तो मतलब पूरा गवर्नमेंट के पास में रिकॉर्ड है। इससे क्या आवक जावक होती है उसका पूरा रिकॉर्ड है। लेकिन ये वाद विवाद होने के कारण इन संस्थाओं से जो पैसा आता है, कोर्ट का रिश्वत आता है और वो पैसा लेकर कोर्ट में बैंक में जमा करते हैं। तो अभी तक हमारे 18 करोड़ रुपए कुछ जमा है संस्था में, मतलब गवर्नमेंट के पास में जमा है। ये जैसे ये निर्णय हो जाता, नियुक्तियाँ प्रॉपर आ जाती, तो ये पैसा संस्था को मिलेगा और ये पैसा अपने बुद्धिस्ट समाज के उत्थान के लिए काम आएगा। तो आपने सुना 18 करोड़ रुपए जमा है। अगर ये संस्था में विवाद नहीं होता तो सरकार के पास वो पैसा जमा नहीं होता, समाज के काम में आता। मतलब आप ये मान के चलिए कि जिस दिन ये सारे विवाद खत्म हो जाएंगे और हम लोग बाबा साहब के संस्था को समझना शुरू करेंगे और इंटरनेशनल लेवल पे भारतीय बौद्ध महासभा को जब ले जाएंगे तो इंटरनेशनल लेवल का बुद्धिज्म हमारे साथ जुड़ेगा। और इसीलिए आज जो हमारी वार्ता जो मान्यवर धम्मरतन सोमकोर साहब के साथ में हुई है बड़ी महत्वपूर्ण है। और इसलिए भारत के जो बुद्धिजीवी वर्ग है और ख़ास तौर से जो अभी घरों में बैठे हुए जो आईएएस रिटायर हो चुके, आईपीएस रिटायर हो चुके, या जो बड़े लोग हैं, ये जो बुद्धिजीवी है जो बोलते हैं कि कुछ हो नहीं रहा है, उनको बाहर निकल के काम करना होगा और बाबा साहब के सपनों का भारत, तथागत के बुद्ध के सपनों का भारत, कबीर के सपनों का भारत, एक ऐसा भारत बनाने के लिए काम करना होगा कि जिसमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की स्थापना, और भारत एक सम्राट अशोक के समय का भारत बने जो कि भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। तो भारतीय बौद्ध महासभा इसके लिए बहुत बड़ा काम करेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय।